हाय एवरीवन। जेंडर सेंसिटाइजेशन में आज से हम लोग कवर करेंगे ब्लॉक 6 जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड मीडिया। तो फाइनली हम लोग लास्ट ब्लॉक में आ गए हैं और ब्लॉक 6 में 3 चैप्टर्स हैं। तो एक एक करके हम इन तीनों ही चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 13 की जेंडर एंड लैंग्वेज। तो मेनली जब आप चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा जेंडरिंग द लैंग्वेज। तो मेनली इस टॉपिक में बताए जाते हैं कि मैन और वुमेन के बात करने के तरीके में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसी को नाम दिया गया है जेंडरिंग द लैंग्वेज। जैसे कि एक सेंटेंस है क्लोज द डोर, तो अगर इसी सेंटेंस को कोई मैन बोलेंगे तो कहेंगे क्लोज द डोर प्लीज़, और अगर वुमेन कहेगी तो कहेगी विल यू प्लीज़ क्लोज द डोर। तो इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस से क्या समझ रहे हैं, एजर्शन और ऑथोरिटी ऑफ द स्पीकर। यानी कि अगर क्लोजली इस सेंटेंस को स्टडी किया जाए तो दिखाता है कि स्पीकर की ऑथोरिटी है, और सेकंड सेंटेंस में पोलाइटनेस दिखता है, हेजिटेशन दिखता है और लैक ऑफ ऑथोरिटी। ठीक है ना। तो ये जेंडरिंग द लैंग्वेज मतलब यही हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक में ऑथोरिटी शो हो रहा है और एक में लैक ऑफ ऑथोरिटी दिख रही है। ठीक है ना। तो बस इसी चीज़ को नाम दे दिया गया जेंडरिंग द लैंग्वेज। तो जितने भी चेंजेस होते हैं फ्रेजेस में, वोकैबुलरी में, कम्युनिकेशन में, ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, सोशल डिफरेंस। ठीक है, तो मैन और वुमेन के बीच में जितने भी डिफरेंस आते हैं उन सारे की वजह से उनके लैंग्वेज में ये सारे चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी जेंडर इश्यूज होते हैं और उनके लैंग्वेज, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ मैं अपने मन से नहीं बोल रही, ये सारी चीज़ आपको बुक में लिखा हुआ है इसलिए बोल रही। नेक्स्ट है सेक्स एंड जेंडर। तो इसके बीच के डिफरेंस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सेक्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। ठीक है, और जेंडर क्या होते हैं, सोशली कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो जितने भी सोशियो कल्चरल ट्रेनिंग होते हैं वो इन्हीं बेसिस पे होते हैं, जिस तरीके से सोसाइटी उसे देखती है। तो मेनली बचपन से गर्ल को खेलने के लिए डॉल प्रेफर करते हैं और बॉय के लिए रिमोट कार या फिर गन, इस टाइप के चीज़ों से उन्हें खिलाया जाता है। तो इससे क्या दिखती है, सोसाइटी की आउटलुक। तो सोसाइटी पहले से ही उनके माइंड में कंस्ट्रक्ट कर देती है कि गर्ल छोटे छोटे चीज़ों से खेलती है, वो हम्बल होती है। ठीक है, और बॉय के लिए क्या एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो स्ट्रांग होते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ जो हम चाइल्डहुड से सीख रहे हैं ये सारे हमारे मेंटल कंस्ट्रक्ट कर देती है और हम उसी तरीके से सोसाइटी में ढल जाते हैं। ठीक है, तो यही था सबसे पहला टॉपिक में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जेंडर बाउंड्रीज। यानी कि ऐसा बाउंड्री कंस्ट्रक्ट कर देना जिसे हम पार ना कर सकें। जैसे कि पहले के ज़माने में लड़कियों के लिए प्रेफर नहीं किया जाता था एजुकेशन, और बॉयज़ के लिए एजुकेशन को प्रेफर किया जाता था। तो एक बाउंड्री हो गया ना, तो इस बाउंड्री को हम क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, पहले लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस एकदम अलग था। वो जीन्स नहीं पहनती थी, वो पैंट नहीं पहनती थी, क्योंकि वो बॉयज़ के लिए बने थे। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बाउंड्री हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वुमेन भी पैंट पहनती है, जीन्स पहनती है। ठीक है, तो ये जो जेंडर बाउंड्रीज है ये टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो मेनली समझना क्या है कि ऐसा बाउंड्री जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर देती है और उसके थ्रू बायस होते हैं, वही हो गया जेंडर बाउंड्रीज। फिर नेक्स्ट है जेंडर आइडेंटिटी। ये मेनली डेवलप होते हैं चाइल्डहुड में। ये हमारा इनर सेंस होता है जो हमें फील कराता है कि हम मेल हैं या फिर फीमेल। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू मेल का ड्रेसिंग सेंस, उनके हेयर स्टाइल, उनके बिहेवियर, उनके लैंग्वेज, ये सारे पे इफेक्ट पड़ता है। तो मेल और फीमेल इस अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, किसके थ्रू, अपने आइडेंटिटी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो मेनली ये सोसाइटी का बिलीफ होता है कि लड़कियां में एबिलिटी नहीं है कि वो हायर एजुकेशन ले सके। तो इससे क्या हुआ, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई और यही बन गया स्टीरियोटाइप। ठीक है ना। तो हम अपने आप को एक ही माइंडसेट में डेवलप कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा स्टीरियोटाइप। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उनका सोशल बिहेवियर, उनका कैरेक्टरिस्टिक, उनकी एबिलिटी, इन सारे से क्रिएट होता है स्टीरियोटाइप। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो कि मैन पावरफुल होते हैं, वही डोमिनेंट होते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टीरियोटाइप। उसके बाद दूसरा टर्म है जेंडर आइडियोलॉजी। इसमें भी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर देती है कि क्या एटीट्यूड और क्या वैल्यू होगा मैन के लिए और वुमेन के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। जैसे कि वुमेन के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनमें पेशेंस हो, वो टॉलरेंट हो, और मैन के लिए तो जान ही रहे हो, पावरफुल हो, डोमिनेंट हो, ये सारे चीज़। तो ये क्या हो गया, एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर दिया।
इसी को हम कहेंगे जेंडर आइडियोलॉजी। और सारे के आगे क्या लगा है? जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है। तो ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर दी है, तो सोसाइटी के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ये सारे चीज़ पढ़े जा रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, इज लैंग्वेज सेक्सिस्ट? इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप कोई भी स्टोरी उठा के देख लो, उसमें अगर कोई सेंटेंस लिखा होगा ना तो उसमें यूज़ किया जाता है हीज़, ही। तो हीज़ और ही ये मेनली किसके लिए यूज़ होते हैं? बॉयज़ के लिए, मेल जेंडर के लिए। तो ये एक्सक्लूड करते हैं वुमेन को और सुपीरियरिटी शो करते हैं मेल मेंबर की, और इससे डिस्क्रिमिनेशन इंक्रीज होता है। तो ये टोटली जेंडर बायस है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब सेंटेंस लिखते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम यूज़ होता है हीज़ का, यानी कि ऐसे वर्ड का जिससे डिनोट होते हैं बॉय सेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हाँ, ऐसा है, हमने भी बहुत बार ये चीज़ नोटिस की होंगे सेंटेंस में। ठीक है, लेकिन अब मैक्सिमम यूज़ होते हैं हीज़ और हर। अब सोसाइटी धीरे धीरे चेंज हो रही है तो सारे चीज़ बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लुएंस किसका रहा? लैंग्वेज का, और इससे जेंडर बायस बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आगे टॉपिक क्या दिया हुआ है? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहला जो इसमें है वो है बायोलॉजिकल फैक्टर। तो इस बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या इंक्लूड होंगे? जैसे कि अगर वुमेन कुछ बोलती है तो वो बहुत ही पोलाइटली बोलती है। ठीक है, और इसी चीज़ को कंपेयर किया जाए मैन के वॉइस से, वो थोड़े हार्श होते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस हो रहा है ना, यही कहलाता है बायोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो आप बहुत ही बेहतर जानते हो कि मैन और वुमेन के लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, वो सारे ही बायोलॉजिकल फैक्टर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर। तो बेसिकली इसमें क्या इंक्लूड होंगे? जैसे कि हम क्या बात करते हैं, तो मैन किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और वुमेन किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उनमें डिफरेंस होता है, और वो फैक्टर ही कहलाता है कल्चरल फैक्टर। जैसे कि आपस में दो वुमेन बात कर रही है तो वो कोई सीरियल की बात करती है। ठीक है, और आपस में कोई दो मैन बात कर रहे हैं तो वो अपने ऑफिस के काम की बात करेंगे। तो ये सारे क्या है? कल्चरल फैक्टर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में हम क्या समझे कि किस टाइप से हम बात कर रहे हैं, और कल्चरल फैक्टर में हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया दोनों में बेसिक डिफरेंस। ठीक, फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स फ्रॉम लिटरेचर। जैसे कि लिटरेचर में अभी मैंने बताया ना कि क्या डोमिनेंस दिखाया जाता है? हीज, ही। तो लिटरेचर में शो किया जाता है कि बॉय क्या है? वो एग्रेसिव है, वो डोमिनेंट है। ये सारे चीज़ लिटरेचर में शो हो रहा है। जिस तरीके से आप मूवी या सीरियल की बात कर लो, उसमें शो किया जाता है ना कि मेल मेंबर डोमिनेंट है और वुमेन उन्हीं को फॉलो करती है। तो उसी तरीके से पहले तो लिटरेचर हुआ करता था, तो उसमें भी ये डोमिनेंस दिखते थे। तो ये सारी चीज़ भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है पावर एंड डोमिनेंस फैक्टर। तो अभी मैंने बताया कि हमारी सोसाइटी कैसी है? पेट्रियार्की, मेल डोमिनेटेड, और यहाँ पे अगर वुमेन बात करती है तो थोड़ा झुक के बात करती है, थोड़ा पोलाइटनेस में बात करती है, हेजिटेशन में बात करती है, और वो सारे चीज़ उनके लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये सारे भी हो गए फैक्टर्स। ठीक है ना, तो ये सारे जो डिफरेंस हो रहे हैं मैन और वुमेन के लैंग्वेज में, ये सारे उनके वोकेबलरी में भी दिखेंगे, ये सारे उनके सेंटेंस में दिखेंगे, वो किस तरीके से बात कर रही है और वो किस टॉपिक पे बात कर रही है, ये सारे चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, इससे आगे भी चैप्टर्स में दिए गए हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या डिफरेंस है मेल और फीमेल के लैंग्वेज में। तो ये सारे चीज़ उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली जितने चीज़ मैं आपको बताई ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट थे, और एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके लिखा गया है। तो आप एक बार पढ़ लेना, आपको सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।